11th में बीए सब्जेक्ट में हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है धंधाकीय सेवाएं। यहाँ पे थर्ड चैप्टर में है, सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि धंधे का विकास करना है तो अलग अलग प्रकार की सेवा की आवश्यकता होती है। जैसे कि माल का संग्रह करना है तो क्या चाहिए, गोदाम चाहिए। माल एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है तो क्या चाहिए, वाहन व्यवहार। अलग अलग पक्षकारों के बीच संपर्क करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, संदेशा व्यवहार चाहिए। उसी तरह से धंधा में जोखिम तो कैसा होता ही है, तो वो जोखिम के सामने सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है, बीमा की आवश्यकता रहती है। और जब हमें पूंजी की आवश्यकता रहती है तो हम कहाँ पे जाते हैं, ऋण लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी जो सेवाएं हैं उसको दो पार्ट में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम बीमा, फिर डाक सेवा, गोदाम सेवा और वाहन व्यवहार की सेवा का हम अभ्यास करेंगे। यहाँ पे पहले हम देखते हैं बीमा। बीमा अर्थात क्या, तो बीमा अर्थात दो पक्षकारों के बीच में लिखित अनुबंध है। दो पक्षकार अर्थात एक बीमा प्राप्त करने वाला और दूसरा कौन सा होता है, बीमा कंपनी, ठीक है। वो अनुबंध, अनुबंध अर्थात के एग्रीमेंट। आपको पता है कि हम जब रेंट पे रहते हैं तो क्या करते हैं, रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। उसका एक क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। वो कैसा होता है, लिखित होता है। वैसे ही ये अनुबंध, उसको दूसरे शब्द में करार भी कहा जाता है। वो कैसा होना चाहिए, रिटर्न में लिखित होना चाहिए। प्रीमियम, यहाँ पे बीमा लेने वाला निश्चित रकम क्या करता है, भरपाई करता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रीमियम। वो प्रीमियम के बदले में बीमा कंपनी वचन देती है। कौन वचन देता है, बीमा कंपनी। बीमा कंपनी वचन देती है यदि किसी कारण जोखिम उपस्थित होता है, जैसे कि आपका बीमा लिया है और माल कैसा हो गया, जल गया, तो जोखिम उपस्थित हो गया। तो उसके सामने जो भी आर्थिक नुकसान होता है, क्षति अर्थात नुकसान, जो भी नुकसान होता है वो रकम कौन भरपाई करता है, बीमा कंपनी करती है। और ये जो एग्रीमेंट बनाया जाता है, जो लिखित करार जो होता है, जो दस्तावेज जो होता है, उसे कहा जाता है बीमा पॉलिसी। ये डेफिनेशन किसकी थी, बीमा की। बीमा पॉलिसी अर्थात क्या होता है, बीमा के लिए करार का जो दस्तावेज होता है उसे कहा जाता है बीमा पॉलिसी, ठीक। अभी इसके अंदर 4 सिद्धांत का क्या होना जरूरी है, लागू होता है, अमल करना जरूरी बन जाता है। फर्स्ट है संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत। विश्वास कैसा होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। दोनों पक्षकारों को एक दूसरे की सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन देनी होती है। बीमा कंपनी को जानकारी कौन सी देनी होती है, कितना प्रीमियम भरना है, कब भरना है, नहीं भर पाए तो क्या होगा, ये सब बताना है बीमा लेने वाले को। जबकि बीमा लेने वाले को क्या बताना है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे कि आप समझ लो, मेडिकल क्लेम लिया है हमने, तो मेडिकल क्लेम में यदि हमें किसी प्रकार की क्या है, शारीरिक हमारी कोई तकलीफ है, तो जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो आपको बीमा कंपनी को इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यदि आपने किसी कारण से ये बात छुपाई तो क्या होगा, बीमा कंपनी वो करार अनुबंध कैंसिल कर देगी और आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या हुआ, संपूर्ण सिद्धांत की संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत हुआ। अभी नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। जो भी क्षति होती है, आर्थिक नुकसान होता है, उसकी पूर्ति का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसके अंदर आप, जैसे कि आपने आपकी दुकान का माल 5 लाख का क्या है, माल सामान है, उसके सामने आपने बीमा कितना लिया है, 5 लाख का लिया है, और किसी कारण से वो आग लग गई और आपका माल कैसा हो गया, पूर्ण तरीके से नुकसान हो गया, आपका जल गया, तो आपको पूरे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। यदि आपने, दूसरा टॉपिक है ये फर्स्ट था, अब ये दूसरा, 5 लाख के माल सामान के सामने आपने 3 लाख का बीमा लिया। कितने का, 3 लाख का, और आपको 3 लाख का नुकसान हुआ तो बीमा कंपनी आपको 3 लाख पूरे दे देगी। कितना लेगी, 3 लाख पूरा दे देगी। लेकिन आपने 5 लाख के सामने 3 लाख का बीमा लिया है, लेकिन नुकसान कितना हुआ आपको, 2 लाख का। कितना, 2 लाख का। तो आपको उसके अनुपात में 1,30,000 आपको मिलेंगे, ठीक है। पूरा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि नुकसान कितना हुआ, सिर्फ 2 लाख का।
तो उसके अनुपात के हिसाब से आपको 1,20,000 मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट लेते हैं बीमा योग्य ही। आप किसी बिल्डिंग में रहते हो और आपकी आजू बाजू में क्या है, एक दुकान है, ठीक है, तो वो दुकान का आप बीमा नहीं ले सकते हो। उसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप रेंट पे रह रहे हो, लेकिन रेंट पे रह रहे हो, यदि मकान को कुछ नुकसान हो गया तो उसमें आपको कुछ लॉस नहीं जाने वाला, वो तो किसको जाएगा, मकान मालिक को जाएगा। तो बीमा उसी व्यक्ति उतार सकता है जिसमें वो संपत्ति का नुकसान होता है, तो उसकी असर वो व्यक्ति पे होता है, मतलब उसका बीमा योग्य ही होना जरूरी है। फिर आगे अधिकार परिवर्तन। अधिकार परिवर्तन अर्थात क्या होता है, कोई वस्तु हम बेचते हैं तो मालिकी परिवर्तन हो जाता है, तो उसे कहा जाता है अधिकार परिवर्तन। तो यहाँ पे अधिकार परिवर्तन कैसे होगा, तो यहाँ पे जो भी माल का नुकसान होता है, जैसे कि आपने अपनी व्हीकल है, कार है, उसका आपने क्या लिया है, बीमा लिया, और किसी कारण से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो आपको बीमा कंपनी क्या करती है, रकम भरपाई करती है जितना नुकसान हुआ है। लेकिन वो वस्तु की मालिकी, कार की मालिकी किसकी हो जाएगी, बीमा कंपनी की हो जाएगी। तो मालिकी परिवर्तन हुआ तो उसे कहा जाता है अधिकार परिवर्तन। क्लियर। तो यहाँ पे 4 सिद्धांत हमारे बीमा के कंप्लीट हुए। अभी देखते हैं बीमा के प्रकार। बीमा के प्रकार 3 है, एक है जीवन बीमा, फिर है सामान्य बीमा और अन्य बीमा। जीवन बीमा में 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। एक आजीवन जीवन बीमा। आजीवन जीवन बीमा, जीवन बीमा में बीमा लेने वाला निश्चित समय में निश्चित प्रीमियम की रकम भरपाई करता है और उसके बदले में वो क्या प्राप्त करता है, बीमा प्राप्त करता है। लेकिन बीमा की रकम उसको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके मृत्यु के बाद उसके वारसदार को मिलेगी। किसको मिलेगी, उसके वारसदार को। वो प्रीमियम आजीवन जब तक जीता है तब तक भरता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद पॉलिसी की रकम किसको मिलेगी, उसके वारसदार को मिलेगी। ठीक है। फिर है बंदोबस्ती का बीमा, उसको दूसरे नाम से हयाती का बीमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब तक आप जिंदा हो। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आपने 15 साल का क्या लिया है, जीवन बीमा लिया है, तो 15 साल के बाद यदि आप जीवित है तो आपको उसका पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप 15 साल से पहले मृत्यु हो गई आपकी, 12 साल में मृत्यु हो गई, तो वो 12 साल के बाद का पैसा आपके वारसदार को मिलेगा। किसको मिलेगा, वारसदार को। फर्स्ट में क्या था, आपके वारसदार को ही मिलेगा। इसके अंदर क्या है, आपको भी मिल सकता है, यदि आपका मृत्यु हो जाए तो आपके वारसदार को भी मिल सकता है। इसमें भी निश्चित समय में निश्चित रकम भरनी होती है प्रीमियम की। ठीक है। नेक्स्ट सामान्य बीमा, सेकंड टॉपिक है माल परिवहन बीमा। कौन सा है उसमें, माल परिवहन, मतलब वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं तो क्या होता है, जोखिम उपस्थित होता है, लूटपाट हो सकती है, माल खराब हो सकता है, अप्रचलित हो सकता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो ये वो सबका समावेश माल परिवहन बीमा में होता है। उसके अंदर अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन सा मार्ग आप पसंद करते हो, समुद्र मार्ग पसंद करते हो, हवाई मार्ग पसंद करते हो या भूमि मार्ग पसंद करते हो, उसके ऊपर डिपेंडेबल है। तो फर्स्ट है समुद्री बीमा। ये जो बीमा है सबसे सस्ता है और 20 थोड़ा सा हाँ लॉन्ग पीरियड के बाद वो वस्तु वहाँ पे पहुँचेगी, मतलब कि लंबी समय अवधि के बाद वो वस्तु पहुँचाई जा सकती है, लेकिन बहुत सारे प्रमाण में वो वस्तु आप पहुँचाई जा सकती है। और ये सबसे प्राचीन बीमा है। ठीक है, 18वीं सदी के शुरुआत में इसकी शुरुआत हुई थी पूर्व। ठीक है, किसके द्वारा, तो सबसे पहले लंदन में लॉयड्स ऑफ लंदन नाम की कंपनी ने ऐसे समुद्री बीमा की शुरुआत की थी और उसको 325 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है समुद्री बीमा जब लेते हैं तो समुद्र के द्वारा कौन कौन से जोखिम होते हैं, माल भीग जाना, तूफान आना, लूटपाट हो जाना, ये सब जोखिम होते हैं। और ये जो बीमा होता है, जो व्यवहार है, ये माल
वो कौन सा होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयोगी बनता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए समुद्री बीमा जो है वो कैसा है? सस्ता है और ज्यादा प्रमाण में आप चीज वस्तु बेच सकते हो और उसके बदले में प्रीमियम भर के आप बीमा ले सकते हो। नेक्स्ट है हवाई बीमा। ये 19वीं सदी की उत्तरार्ध में शुरुआत हुई थी। ये सबसे खर्चीला बीमा मार्ग व्यवहार है बीमा। क्यों? क्योंकि ये कैसे तीव्र स्पीड से वस्तु भेजी जाती है, लेकिन इसमें कैसी वस्तु भेजी जाएगी? ज्यादा वेटेज वाली नहीं, वजन वाली नहीं, लेकिन जो वजन में कैसी होती है? हल्की होती है। और वस्तु कैसी होनी चाहिए? कीमती, क्योंकि इसका खर्च का प्रमाण कैसा है? अधिक है। इसलिए सब क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक कौन सा माल परिवहन का बीमा है? तो कौन सा आएगा? हवाई बीमा। और तीव्र गति से भी आप भेज सकते हो। आगे सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट है मार्ग बीमा, जो मार्ग के द्वारा, रेलवे के द्वारा या सड़क के द्वारा। और सड़क के परिवहन के द्वारा भी जब माल आप एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हो तो माल अप्रचलित हो जाना, अप्रचलित मतलब कि खराब हो जाना या लूटपाट हो जाना, ये सब का समावेश हो सकता है। तो उसके द्वारा भी क्या हो सकता है? माल आप भेज सकते हो और उसके सामने जोखिम के सामने रक्षण प्राप्त कर सकते हो। अभी लास्ट टॉपिक है आपका आगे आग का बीमा। यहाँ पे आग का बीमा जो होता है उसके अंदर आग लगने से आपको जो भी नुकसान होता है, क्षति होती है, उसके सामने बीमा कंपनी क्या देती है? प्रीमियम के बदले में वचन देती है। इसके अंदर दो सिद्धांत होना आवश्यक है, एक बीमा योग्य हित और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। बीमा योग्य हित अर्थात क्या आपको पता है? जिसका हम बीमा लेते हैं उसके अंदर हमारा हित छिपा होना होता है। यदि वो वस्तु को क्या होता है? नुकसान होता है तो हमें भी आर्थिक नुकसान होना चाहिए। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, कितनी क्षति होती है उसकी क्या करेगी? बीमा कंपनी पूर्ति करेगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, ये जीवन बीमा जो है उसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नहीं लागू होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के मृत्यु से कितना नुकसान हुआ है वो आर्थिक तरीके से जान नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पे विधान आता है कि जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये बात लिखनी है। आगे है अन्य सामान्य बीमा। अन्य सामान्य बीमा बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे गायक के गले का बीमा, जैसे कि लता मंगेशकर क्या कर रहे? अपने गले का बीमा ले रहे। उसी तरह से कोई फुटबॉल खिलाड़ी है और अपने पैरों का क्या ले सकता है? बीमा ले सकता है। त्राहित पक्ष का बीमा हमारा व्हीकल है और थर्ड पार्टी का, त्राहित पक्ष मतलब कि थर्ड पार्टी को किसी प्रकार से एक्सीडेंट से नुकसान होता है तो हम उसका भी बीमा लेते हैं, तो उसे कहा जाता है त्राहित पक्ष का बीमा। उसी तरह से खिलाड़ी दे सकता है, कर्मचारी का भी बीमा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब का समावेश किसमें होता है? अन्य सामान्य बीमा में होता है। अभी बीमा का निजीकरण। बीमा की शुरुआत हमारे देश में कब हुई? तो वो शुरुआत अंग्रेजों के शासन के शुरुआत से हुई थी। तो शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजों ने, ब्रिटिशरों ने की थी। लेकिन कैसे? निजी क्षेत्र से शुरुआत की थी। निजी अर्थात प्राइवेट कंपनियां। यहाँ पे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन के दरमियान अंग्रेजों ने क्या किया था? भेदभाव किया था और वो अपने ही व्यक्ति को क्या करे? पर्सन को ज्यादा लाभ हो, इस तरह से कार्य करती थी। इसलिए उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण अर्थात सारी कंपनी किसने हस्तक कर ली? भारत सरकार ने कर ली। ठीक है, तो वो कब हुआ? तो 19 जनवरी 1956 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। पर किसका? जीवन बीमा का। किसका हुआ था? जीवन बीमा को। ये आपको ध्यान में रखना है, किसका हुआ था? जीवन बीमा का हुआ था। ठीक है, कब? 19 जनवरी 1956 में। बाद में सामान्य बीमा की शुरुआत हुई थी 1972 से हुआ था। ठीक है, अभी आगे का टॉपिक देखते हैं। जब भारत सरकार ने अलग अलग प्रकार की जो कंपनियां थी उसका नियमन करने के लिए, संचालन करने के लिए किसकी स्थापना की? बीमा नियम और विकास प्राधिकरण की स्थापना की, जिसको कौन से नाम से जाना गया? IRDA के नाम से जाना गया था। ठीक है, IRDA के नाम से जाना गया। तो उसका कार्य क्या था? नियमन और विकास का कार्य करना।
इसका तो भारत सरकार के द्वारा 1919 में उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। उसके अंदर एफडीआई को क्या किया गया था, परमिशन दी गई थी। एफडीआई अर्थात क्या, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। तो विदेशी कंपनी को भारत में विनियोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए परमिशन दी गई थी, लेकिन उसको किसके साथ करनी होगी, भारत की कंपनी के साथ। ठीक है, तो उसका नियमन करने के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता हुई, जिसको इडा के नाम से जाना गया। और 1990 का जब एक्ट बना तब विदेशी कंपनी का हिस्सा कितना था, 26% तक ही तय किया गया था। एफडीआई का प्रमाण कितना रहेगा, 26। ठीक है, बाद में 2015 में ये प्रमाण बढ़ाकर 49% कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या हुआ, पहले क्या था, निजीकरण था, फिर राष्ट्रीयकरण किया, 99 के बाद वापिस क्या किया गया, निजीकरण धीरे धीरे कर दिया गया। तो उससे क्या फायदा हुआ, फर्स्ट लोगों के सामने ऑप्शन हो गए, उनको जो कंपनी में बीमा करवाना है वो करवा सकते। पहले कैसा था, एलआईसी था, तो हमें एलआईसी में ही क्या करना पड़ता है, बीमा लेना पड़ता था। अभी हमारे पास बहुत सारी कंपनियां, आपको जो कम प्रीमियम के द्वारा रक्षण सुरक्षा प्रदान करता है वो कंपनी के पास आप खुलवा सकते हो, पॉलिसी ले सकते हो। मतलब अधिक पसंदगी का ऑप्शन रहा। फिर आगे स्पर्धा होने के कारण क्या हुई, अलग अलग कंपनी के साथ स्पर्धा होती है, तो जो गुणवत्ता अच्छी रहेगी, जो सेवा अधिक देगा, उसी के पास लोग क्या करेंगे, बीमा उतारेंगे। तो स्पर्धा के कारण क्या हुआ, सेवा अच्छी बनी और प्रीमियम कैसा बना, अल्प प्रीमियम से लोग पॉलिसी लेने लगे। सेकंड, अर्थतंत्र के पास क्या हुआ, पैसा आया, कोष मतलब कि पूंजी प्राप्त करना। ठीक है, आगे स्वनियंत्रण, हर एक कंपनी को अपने आप पे नियंत्रण करना पड़ा, तभी क्या होगा, वो बाजार में टिक सकती है। आगे किसी प्रकार की शिकायत हो तो ये शिकायत निवारण करने के लिए क्या हुआ, एक विभाग बनाना पड़ा, जिससे ग्राहकों की, कस्टमर केयर जैसे, तो ग्राहकों की शिकायत का क्या हुआ, निवारण हुआ। तो आज हमने क्या देखा, बीमा की जो सेवा देता है उसका हमने अभ्यास किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।